हेलो एवरीवन, मैं हूं रवि मिश्रा। स्वागत करता हूं आप सभी का रवि मिश्रा कॉन्सेप्चुअल हिस्ट्री क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अभी तक मैंने आप लोगों को जो कुछ समझाया, मेरा फोकस इस बात पर था कि आप लोग समझें कि इतिहास पढ़ना कैसे है, इतिहास को समझना कैसे है, वर्तमान समय में कमीशन की डिमांड के अनुसार अपनी तैयारी को किस स्तर तक पहुंचाना है। लास्ट की जो क्लास आपने देखी मेरी, उसमें मैंने आपको यही समझाने का प्रयास किया था। आज की क्लास में मैं जो कुछ आपको पढ़ाऊंगा, यहीं से आपका जो सिलेबस है स्टार्ट होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है आधुनिक भारत का इतिहास 1707 टू 1947 एडी। मैं आपको सबसे पहले आधुनिक इतिहास ही पढ़ाऊंगा, और उसका कारण यह है कि वर्तमान समय में कोई भी एग्जाम हो, वो सर्वाधिक क्वेश्चंस मॉडर्न हिस्ट्री से ही करता है, आधुनिक इतिहास से। तो हम लोग सबसे पहले सिलेबस का जो एक बड़ा पोर्शन है उसे कवर करेंगे, उसके बाद फिर मिडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे। किस तरह से इतिहास समझना है ये मैं आपको बता चुका हूँ, और जो कुछ मैंने समझाया था उसी ज्ञान का प्रयोग करते हुए आज का लेक्चर आपको समझना है। लास्ट का लेक्चर देख करके आप लोग ये समझ गए होंगे कि आप लोगों को मैप का प्रयोग करते हुए, दुनिया पर फोकस करते हुए, वर्ल्ड हिस्ट्री पर फोकस करते हुए फिर इंडियन हिस्ट्री समझना है। और यही मैंने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया था कि इसी तरीके से आपको पढ़ना है। अब मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। स्टार्टिंग के 4 से 5 लेक्चर तक मैं आपकी समझ बढ़ाने का प्रयास करता हूं, हिस्ट्री सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग बनाने का प्रयास करता हूं आप लोगों के लिए। जिस दिन ये सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग आपको लगने लग गया, उस दिन इसको पढ़ना, इसे समझना बहुत ही आसान होगा। यकीन मानिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। मेरे साथ 4 से 5 क्लास तक आप बने रहें, फिर आपका इंटरेस्ट इतना बढ़ जाएगा कि आप नए लेक्चर का इंतजार करेंगे कि सर नया लेक्चर कब लेकर के सामने आने वाले हैं। बट 4 से 5 लेक्चर तक बहुत ध्यानपूर्वक मुझे सुनिएगा। ये लेक्चर जैसे घर बनाते समय सर्वप्रथम नींव बनाई जाती है, और नींव की मजबूती से ही समझ में आता है कि घर कितने समय तक टिका रहेगा इस नींव पर। ऐसे ही 4 से 5 क्लास में जो कुछ मैं आपको पढ़ाऊंगा, समझ लीजिए नींव है ये। इतना समझ गए तो आगे जो कुछ पढ़ते जाओगे सब कुछ समझ में आता चला जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। स्टार्टिंग जहां से आपको समझना शुरू करना है, एक बार मैप पर आते हैं, और उसके बाद आप समझिएगा कि किस तरीके से घटनाएं घटित हुई, और कैसे एक के बाद जो एक घटना हुई है उसको आपको समझते हुए, माइंड में सेट करते हुए आगे बढ़ना है। बहुत समय पहले, प्राचीन काल में, जो भारत देश है जंगलों से भरा पड़ा था। लोग जंगलों में रहते थे, जानवरों को मार करके खाते थे, जानवरों को मारने के लिए पत्थर का प्रयोग करते थे। उस काल को हम लोग पाषाण काल के नाम से जानते हैं, स्टोन एज बोला जाता है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। धीरे धीरे क्या हुआ कि इंसान ने पशुपालन सीखा। मैं डिटेल से ये सब आपको एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा। अभी कुछ समझाना चाहता हूं, उसके लिए आपको मेरी बातें ध्यानपूर्वक सुननी होंगी। धीरे धीरे इंसान ने पशुपालन सीखा। अब इंसान हो या पशु हो, उस समय पर ऐसा नहीं था कि घर में ही पानी सप्लाई की सुविधा है और आपने बटन ऑन किया और पानी आने लग गया। ऐसा नहीं था। पानी पीने के लिए नदी के किनारे जाना पड़ता था। अब इंसान हो या पशु हो, पानी पीने के लिए नदी के किनारे जाता। धीरे धीरे क्या हुआ कि लोगों ने एग्रीकल्चर करना सीखा। अब ऐसे में नदी के किनारे बसने की प्रेरणा मिली उन्हें। उन्हें लगा कि नदी के किनारे यदि हम बस जाते हैं तो एरिया प्लेन है, पानी की सुविधा है, सिंचाई की भी सुविधा होगी, रहने की भी सुविधा है। धीरे धीरे क्या हुआ कि लोग नदियों के किनारे बसने लग गए। अब क्योंकि नदियों के किनारे एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता था, तो लोगों ने जो उत्पादन किया,
वो उनकी आवश्यकता से कहीं अधिक था। और जब आवश्यकता से अधिक उत्पादन किया जाता है तो लोग व्यापार की तरफ बढ़ जाते हैं या बची हुई वस्तु से व्यापार करते हैं। धीरे धीरे क्या हुआ कि लोगों ने व्यापार में दिलचस्पी दिखाई, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाकर के व्यापार करना। फिर धीरे धीरे क्योंकि नदी के किनारे रहते थे लोग तो नाव का प्रयोग जानते थे और नाव में बैठ करके बहुत दूर तक जाकर के व्यापार करना सीख गए। अब सीधा टॉपिक पर आता हूं मैं, समझिए क्या कहने का प्रयास कर रहा हूं मैं। शुरुआत में क्या हुआ कि जैसे भारत है तो भारत क्योंकि जंगलों से भरा पड़ा था, ऐसे में वह एरिया जहां पर जंगल कम था, वह एरिया जहां कृषि योग्य भूमि अच्छी थी, क्योंकि मैं लास्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूं कि प्राचीन काल में लोहे का ज्ञान मानव को नहीं था। जब लोहे का ज्ञान नहीं था तो विशाल जंगल, बहुत घने जंगल कैसे काटे जा सकते थे। तो जहां पर जंगल कम घने थे वहीं पर इंसान ने रहने का प्रयास किया, वहीं पर खेती करने का प्रयास किया। और आप जानते हैं पानी से जंगल का नाता जो है वो इतना महत्वपूर्ण है कि जहां पानी ज्यादा बरसेगा वहां जंगल अपने आप घने होंगे। यदि उन्हें समय समय पर साफ नहीं किया गया हो या नहीं काटा जा रहा हो तो जंगल घने हो जाएंगे। अब आप सोच करके देखिए, पूरे भारत में पानी बरसता था तो जंगल घने होंगे, लेकिन भारत का कुछ क्षेत्र जहां पानी कम बरसे या बरसात कम हो वहां पर अपेक्षाकृत जंगल कम घने होंगे। अब आप जानते हैं राजस्थान जहां पर मरुस्थल है, राजस्थान से और वेस्ट में जाइए पाकिस्तान का क्षेत्र, वहां पर भी आपको मरुस्थल मिलेगा। और ये ऐसा क्षेत्र है जहां पर बरसात की जो मात्रा थी वो कम थी। मैंने लास्ट के लेक्चर में आपको समझाया था कि कैसे ज्योग्राफी का नॉलेज हिस्ट्री पढ़ते हुए इस्तेमाल किया जाता है। अभी डिटेल से तो इस पर बात नहीं करूंगा, बट आप जानते होंगे इधर से मानसून चलता है, जब बारिश होती है भारत में तो ऐसे इधर केरला साइड से इधर मानसून जो है आगे बढ़ते हुए और बारिश कैसे भारत में करते हुए फिर आगे बढ़ता है कुछ इस तरीके से। तो जो मानसून है जो उसकी दिशा है आप उसके हिसाब से देखें तो भारत का जो नॉर्थ वेस्ट का एरिया है ये छूट जाता है, तो यहाँ बारिश कम होती है, आपको यहाँ पर रेगिस्तान मिलता है। तो यहाँ पर जंगल कम घने थे और यहीं पर लोगों ने बसना शुरू किया क्योंकि नदियां यहाँ बहुत सारी थीं। तो जब यहाँ पर इंसान बसने लग गया तो धीरे धीरे करके नदियों के किनारे बसते हुए फिर व्यापार को जब बढ़ावा दिया गया तो लोग बड़े डेवलप होने लगे यहाँ के, और इतने डेवलप हो गए कि इन्हीं नदियों के किनारे यहीं गुजरात, राजस्थान और पाकिस्तान के क्षेत्र में ही भारत की ही नहीं दुनिया की सबसे डेवलप सिविलाइजेशन स्थित थी। आप समझ गए होंगे मैं हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहा हूं। हड़प्पा सभ्यता के लोग यहीं गुजरात के लोथल में बंदरगाह था पोर्ट, तो यहां से हड़प्पा सभ्यता के लोग निकल करके अफ्रीका में जाकर के वहां से बिजनेस करना, फिर यूरोप में जाकर के वहां बिजनेस करना, इधर इराक ईरान साइड जाकर के मेसोपोटामिया से व्यापार करना, चीन, क्रीट, बहुत दूर दूर तक जाकर के हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार करते थे और पानी के रास्ते जा रहे हैं। व्यापार से इतना लाभ प्राप्त हुआ कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग बहुत डेवलप हो गए। बट हड़प्पा सभ्यता का एक समय पर पतन हो गया। आप जानते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में भारतीयों को पता नहीं था। ये तो जब भारत गुलाम था तो अंग्रेजों ने पुरातात्विक खोजें कराई और तब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का पता चला। तो हड़प्पा सभ्यता के समय से व्यापार होता था। अभी इतनी बात समझिए बस, हड़प्पा सभ्यता के बहुत समय बाद यूरोप से एक आक्रमणकारी भारत आया था, यहां यूरोप से निकल करके, उसका नाम सिकंदर था। लास्ट की क्लास में मैंने चर्चा किया था। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो ऐसे में क्या हुआ, सिकंदर की सेना जिन रास्तों से आई उन रास्तों से आने के लिए यूरोप के बहुत सारे व्यापारी प्रेरित हुए, क्योंकि भारत और यूरोप के बीच व्यापार बहुत पहले से चलता आ रहा था। अभी और भी बहुत सारे व्यापारी प्रेरित हुए और यूरोप में छोटे छोटे कई ऐसे शहर थे जो व्यापार पर बहुत डेवलप थे। जैसे आपने यूनान का नाम सुना होगा, वो बहुत डेवलप लोग हुआ करते थे यूनान के।
बट छोटे छोटे शहर होना एक बात है। क्या हुआ कि जब सिकंदर नाम का व्यक्ति हुआ था तो सिकंदर ने इतना विशाल साम्राज्य खड़ा करने का प्रयास किया कि यदि वो मरा नहीं होता तो सच में दुनिया जीत लेता। वैसे ही जितना क्षेत्र उसने जीता उस आधार पे वो विश्व विजेता ही कहा जाता है। सिकंदर के समय पर यूरोप में छोटे छोटे कई सारे राज्य थे। उसमें आपने 300 मूवी यदि देखी हो तो स्पार्टन का नाम सुना होगा। स्पार्टा लोग जहां रहते थे वो राज्य था, एथेंस राज्य था, कई सारे राज्य थे, छोटे छोटे राज्य। बट सिकंदर के आक्रमणों से इन राज्यों को परेशानी हुई और पहली बार कोई ऐसा व्यक्ति है जो विशाल साम्राज्य खड़ा करने की प्रेरणा देके चला गया। और उसी की प्रेरणा है, यूरोप में कुछ ऐसी कंडीशन हो गई थी सिकंदर के आक्रमण के पश्चात कि छोटे छोटे क्षेत्र के बहुत सारे राजाओं को हराया था सिकंदर ने, और उन क्षेत्रों को जीत करके एक बड़ा साम्राज्य खड़ा करना बहुत ही आसान कार्य हो गया था। आप तो जानते हैं, जैसे एक राज्य, दूसरा राज्य, तीसरा राज्य, चौथा राज्य, पांचवा राज्य, ये सब तो राज्य हैं। बट एक राज्य अपने बगल के राज्य पर कब्जा कर ले, फिर और दूसरे राज्य पर कब्जा कर ले, तीसरे राज्य पर कब्जा कर ले, तो ये साम्राज्य हो गया। अब राज्य की अपेक्षा साम्राज्य बहुत शक्तिशाली होता था। सिकंदर के आक्रमण के पश्चात यूरोप में एक विशाल साम्राज्य खड़ा हुआ था, रोमन साम्राज्य। उसे रोमन साम्राज्य कहा जाता था। और सिकंदर के भारत पर आक्रमण के थोड़े समय पश्चात ही भारत में भी एक विशाल साम्राज्य खड़ा हुआ था, और वो विशाल साम्राज्य बनाया था चाणक्य और उनके शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो मौर्य साम्राज्य भी बहुत शक्तिशाली, उसी समय पर रोमन साम्राज्य बहुत शक्तिशाली। अब रोम से भारत का व्यापारिक संबंध था और रोम को भी प्रॉफिट था, भारत को भी प्रॉफिट था। तो यूरोप और भारत के बीच जो व्यापारिक संबंध कायम था उससे भारत को भी लाभ था, यूरोप को भी। कारण यह है, जैसे रोमन साम्राज्य है, अब रोमन साम्राज्य को बहुत संपन्न साम्राज्य था, बहुत समृद्ध था, तो रोमन साम्राज्य को खाने की, पीने की, पहनने की बहुत सारी वस्तुएं भारत से मिल जाती थी। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, रोम की महिलाएं भारत के रेशमी कपड़ों की दीवानी थी। एक राइटर था प्लिनी, उसकी बुक है नेचुरल हिस्ट्री, और प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि रोम की महिलाएं भारत के रेशमी कपड़ों की दीवानी हैं, सिल्क से बने हुए कपड़े, और रोम के लोग भारत से रेशमी कपड़े मंगवाते हैं, बदले में सोना चांदी देते हैं। ऐसे में रोम से सोना चांदी भारत जा रहा है, इससे रोम को नुकसान हो रहा है। यूरोप से सोना चांदी जो है भारत जाना मतलब यूरोप को लॉस होना है। वो इस बात से दुखी होता है। उसने अपनी बुक में अपने दुख को व्यक्त किया। तो यूरोप को भी फायदा था व्यापार से, भारत को भी फायदा था। धीरे धीरे क्या हुआ, समय गुजरता रहा, भारत और यूरोप के बीच में, बहुत समय बाद की बात कर रहा हूं मैं, ऐसे में भारत और यूरोप के बीच में एक नए धर्म का उदय हुआ। ये रेगिस्तानी क्षेत्र था, यहां पर रेगिस्तान था, लोगों के पास खाने पीने पहनने के साधन ढंग से उपलब्ध नहीं थे, वस्तुएं बहुत ज्यादा नहीं थी यहां पर, तो लोग कबीलाई थे, पिछड़े हुए थे, आपस में ही लड़ते थे। एक समय ऐसा आया कि यहां पर इस्लाम धर्म का उदय हो गया, और इस्लाम धर्म का जब उदय हुआ तो यहां के लोग जो मुस्लिम बने, जो इस्लाम धर्म फॉलो करना स्टार्ट किए, वो जो मुस्लिम थे, इस्लाम धर्म जब स्टार्ट हुआ था तो शुरुआत में एक भावना थी, धार्मिक भावना, कि मुस्लिम मुस्लिम भाई भाई, एक पहचान, मुस्लिम, एक भावना, मुस्लिम मुस्लिम भाई भाई, मुस्लिम बंधुत्व की भावना। तो इससे लोग जो एक साथ आए वो अपने आप में एक शक्ति बन गए। यूरोप में ईसाई धर्म था, भारत में हिंदू धर्म था। ईसाई लोग लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास में बटे हुए थे। अभी आप समझ जाएंगे मैं क्या समझाना चाहता हूं, ध्यानपूर्वक मेरा लेक्चर सुनते रहिए बस। हिंदू धर्म में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस तरह से लोग बटे हुए थे। यूरोप के धर्म में लोग बटे हैं, भारत के धर्म में लोग बटे हैं।
और यहाँ पर देखिए कबीलाई लोग जो आपस में बटे हुए थे, लड़ते थे एक दूसरे से, उनकी जैसी एक पहचान हुई मुस्लिम, जैसे एक भावना आई मुस्लिम बंधुत्व की भावना, ये लोग संगठित होने लगे, शक्तिशाली हो गए। और ऐसे में इन्होंने क्या किया कि अब साम्राज्य बढ़ाने के नाम पर, शक्ति है और शक्तिशाली व्यक्ति ही साम्राज्य खड़ा कर पाता था, ऐसे में यहाँ के जो मुस्लिम शासक थे उन्होंने सेना बना बना करके यूरोप पर अटैक करना शुरू किया, भारत पर अटैक करना शुरू किया। इनका प्रयास था, क्योंकि ये पिछड़े हुए थे, इनके पास बहुत सुविधा साधन उपलब्ध नहीं था, ऐसे में इनको लगता था कि यूरोप पर अटैक करके प्रॉफिट लिया जा सकता है। मैं आपसे कह चुका हूं कि भारत की समृद्धि दुनिया के विभिन्न क्षेत्र के लोगों को आकर्षित करती थी। समय समय पर लोग लूटने के लिए भारत में आते थे, व्यापार करने के लिए भारत में आते थे। ऐसे में मुस्लिम शासकों ने भारत पर भी आक्रमण करना शुरू किया। मोहम्मद बिन कासिम आया, महमूद गजनवी ने 17 बार भारत को लूटा, बहुत सोना चांदी हीरे जवाहरात भारत से लेकर के गया। मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया। अच्छा, संयोग देखिए, जब मुस्लिम शासक भारत पर आक्रमण कर रहे थे उस समय तक मौर्य साम्राज्य खत्म हो चुका था, बहुत पहले ही मौर्य वंश समाप्त हो चुका था, मौर्यों का साम्राज्य खत्म था। और भी कुछ जो भारत के शक्तिशाली शासक थे जिन्होंने साम्राज्य बनाया, उन्होंने पहले साम्राज्य बनाया था। जब इस्लाम धर्म का उदय हुआ, जब मुस्लिम शासकों ने भारत पर आक्रमण करना शुरू किया, उस समय भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए कम शक्तिशाली राजाओं को हराना बहुत आसान कार्य होता है। मुस्लिम शासक भारत में सफल होते गए, धीरे धीरे करके भारत के बड़े क्षेत्र पर मुस्लिम शासकों ने कब्जा कर लिया, लेकिन जो रोमन साम्राज्य था वो शक्तिशाली बना रहा। यद्यपि रोमन साम्राज्य दो भागों में टूट गया था, पूर्वी रोमन साम्राज्य, पश्चिमी रोमन साम्राज्य, बट दो भागों में टूटा है तब भी ठीक है। भारत के तो सैकड़ों टुकड़े हो जाया करते थे, सैकड़ों अलग अलग क्षेत्र के राजा। तो जो भारत के राजा हार रहे थे वो छोटे छोटे क्षेत्र के शासक थे। रोमन साम्राज्य दो ही भागों में बटा था, पूर्वी रोमन साम्राज्य, पश्चिमी रोमन साम्राज्य। अब ऐसे में सोचिए, जो मुस्लिम शक्तियां हैं उनके पड़ोस में पूर्वी रोमन साम्राज्य है, और पूर्वी रोमन साम्राज्य है, इसलिए पूर्वी रोमन साम्राज्य को हराना अपेक्षाकृत कठिन है भारत के राजाओं को हराने के। भारत के राजाओं को हराने की अपेक्षा रोमन साम्राज्य को हराना कठिन कार्य है। बट मुस्लिम शासक अटैक पर अटैक करते रहे। एक समय ऐसा आया कि 1453 ईस्वी की बात है, पूर्वी रोमन साम्राज्य में हुआ करता था विजेंटियन साम्राज्य, विजेंटियन एम्पायर। उसकी कैपिटल हुआ करती थी कुस्तुनतुनिया, और 1453 ईस्वी में तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया। मतलब पूर्वी रोमन साम्राज्य के शासक हार गए, पूर्वी रोमन साम्राज्य हार गया। आप लोग ध्यान से मैप देखेंगे तो यूरोप के जस्ट बगल इधर आपको तुर्की दिखेगा, देश है, बहुत पास है। तो ये तुर्क लोग ही हैं जिन्होंने पूर्वी रोमन साम्राज्य यानी कि यूरोप के बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। और जैसे ही इन लोगों ने कब्जा किया यूरोप के बड़े क्षेत्र पर, तुरंत इन्होंने यूरोप से भारत आने के जो मार्ग थे, व्यापारिक मार्ग, चाहे वो पानी का मार्ग हो, भूमध्य सागर से होते हुए, लाल सागर से होते हुए अरब सागर होकर भारत आना, या जो जमीन का रास्ता था, दो के दोनों रास्तों पर इन मुस्लिम शासकों ने प्रतिबंध लगा दिया। जो प्रचलित व्यापारिक मार्ग थे उस समय के, उन्हें रोक दिया। मैं स्टार्टिंग से ही इस बात पर जोर दे रहा हूं कि यूरोप के लोग व्यापार से लाभ प्राप्त करते थे, और उसमें से भारत से जो इनका व्यापार होता था उससे बहुत लाभ प्राप्त करते थे। अब सोच करके देखें, भारत से जो लाभ प्राप्त हो रहा था यूरोप को व्यापार से, तो व्यापारिक मार्ग बंद हो गया तो लाभ बंद हो गया। और एक और बड़ी समस्या है, क्योंकि मुस्लिम शासक इस्लामिक एम्पायर खड़ा करना चाहते थे। अब ऐसे में ईसाई हुआ करते थे यूरोप में, ईसाइयों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। एक मैं आपको छोटा सा महत्वपूर्ण पॉइंट यहां और बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा, आगे के लेक्चर समझने में आपको आसानी होगी। देखो, भारत में क्या होता था कि राजनीति अलग थी और धर्म अलग था। जैसे राजा राजा है,
संत संत हैं। धर्म का कार्य अलग, राजनीति का कार्य अलग, राजा का कार्य अलग, संत महात्मा का कार्य अलग। लेकिन ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म के साथ ऐसा नहीं था। शुरुआत में स्वयं पैगंबर मोहम्मद साहब धर्म के प्रमुख भी थे और आर्मी कमांडर भी। उन्होंने खुद इस्लामिक एम्पायर को बढ़ाया था। मक्का जहां पर लोग उनके जान के दुश्मन बने हुए थे, जब उन्होंने धर्म शुरू किया था, बाद में उन्होंने मक्का पर अटैक करके मक्का पर कंट्रोल किया। पैगंबर मोहम्मद साहब के मरने के बाद धर्म प्रमुख होते थे खलीफा, जो राजनीति के भी प्रमुख थे और धर्म के भी। अब आप सोच करके देखिए, जब जो प्रमुख हैं वो धर्म के भी प्रमुख है, राजनीति के भी, तो वो तो चाहेंगे ही कि साम्राज्य भी बढ़े, धर्म का भी प्रसार हो। ऐसी ही कुछ कंडीशन यूरोप में थी। वहां पर भी राजनीति के भी प्रमुख और धर्म के भी प्रमुख पोप हुआ करते थे। मैं आपको यहां तक बताऊं, जैसे देखो, जो राजा होता था वो क्षेत्र के लोगों से टैक्स लेता था। तो राजा टैक्स ले, उसका राइट है। आप कल्पना करो, राजा भी टैक्स ले और वहां पर जो संत लोग होते हैं उनको भी जनता टैक्स दे। आपको सुनने में अजीब लगेगा, बट यूरोप में ऐसा होता था। जनता राजा को भी टैक्स देती थी और पादरी को भी। मैं आपको एक छोटी सी बात और बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा, महत्वपूर्ण पॉइंट है। यूरोप में जैसे मान के चलिए कि छोटे छोटे कई राज्य हैं, मान के चलिए 100 राज्य हैं, तो राजा जो है वो अपने क्षेत्र के लोगों से टैक्स पाएगा। लेकिन जो पोप होता था, धर्म का प्रमुख, वो पूरे यूरोप से टैक्स पाता था। अब सोच करके देखिए कि पोप ज्यादा स्ट्रांग होगा या यूरोप के शासक। अब जब पोप ही स्ट्रांग हैं, तो पोप क्यों नहीं चाहेंगे कि हमारे भी धर्म का प्रसार हो। लेकिन अब धर्म पर संकट है। मुस्लिम शासकों ने यूरोप का बड़ा क्षेत्र जीत करके यूरोप के लोगों के लिए संकट खड़ा कर दिया, ईसाइयों के लिए संकट खड़ा कर दिया। क्योंकि यूरोप के लोग भारत के व्यापार से बहुत प्रॉफिट ले जाते थे, और अब भारत से जो प्रॉफिट है वो मुस्लिम शासक लेंगे, मुस्लिम व्यापारी लेंगे। उसमें से मुस्लिमों में सबसे अच्छे व्यापारी अरबी व्यापारी हुआ करते थे। और मैं आपको बताऊं, भारत पर पहला आक्रमण करने वाला मुस्लिम शासक भी अरबी ही था, मोहम्मद बिन कासिम। बाद में बात करूंगा इस पर। मैं अभी ये समझाना चाहता हूं कि अब जो यूरोपियंस हैं उनके लिए समस्या खड़ी हो गई। बट फिर भी क्योंकि अरबी व्यापारी मुस्लिम व्यापारी व्यापार में दिलचस्पी दिखा रहे थे, तो इनको पता था कि भारत की बहुत सी वस्तुएं यूरोप के लोगों को बहुत पसंद हैं। तो अरबी व्यापारियों ने क्या किया कि भारत की वो वस्तुएं जो भारत में कम दाम में मिलती थी, उनको कम दाम में खरीदकर, कम मूल्य में खरीदकर यूरोप के लोगों को ले जाकर के अधिक मूल्य में बेचना शुरू किया, ज्यादा पैसा उनसे लेना शुरू किया। बट वैसे तो दुश्मनी चल रही है यूरोप और मुस्लिम शासकों के बीच में, या पूर्वी रोमन साम्राज्य और मुस्लिम शासकों के बीच में। बट क्या है कि जहां पर रोम है, इटली देश आप देखेंगे, देखिए यहां पर जैसे इटली है तो इटली में रोम है। अब जो इटली के व्यापारी हैं, ये मुस्लिम व्यापारियों से भारत के सामान खरीद लेते थे और वही सामान अब यूरोप में बेचते थे और बहुत महंगे दामों में बेचते थे। इनका बड़ा प्रॉफिट होता था। मैंने कहा ना, भारत की बहुत सारी वस्तुएं यूरोपियंस को बहुत पसंद थी। उसमें से एक वस्तु है मसाला। यूरोप में ठंडा एरिया बहुत अधिक है और ठंडे क्षेत्र के लोग मीट बहुत खाते थे, और मीट को सुरक्षित रखने के लिए मसालों का प्रयोग होता था, जो कि सबसे अच्छा भारत में मिलता था। अभी क्या है कि मुस्लिम व्यापारी मसाला लेकर के इटली के व्यापारियों को दे देते, और इटली के व्यापारी वही मसाला पूरे यूरोप में सप्लाई करते, क्योंकि इटली ही जो मुस्लिमों का साम्राज्य है, इस्लामिक साम्राज्य, उसके पास में पड़ता है। अब आप सोच करके देखो, भारत से जो वस्तु यूरोप जा रही है उसके व्यापार पर इटली के लोगों की मोनोपोली है, एकाधिकार। या यूं कह दो कि भारत से जो व्यापार हो रहा है अब, उस पर इटली के लोगों का एकाधिकार है, इटली के व्यापारियों का एकाधिकार है। अब एक तो मुस्लिम शासकों का संकट है यूरोप के सामने, ऊपर से इटली के व्यापारियों ने व्यापारिक एकाधिकार कायम कर लिया। तो क्या हुआ कि आप देखें, अब इस साइड के जो देश हैं उनकी बात छोड़ते हैं हम,
इधर देखिए, यहां पर जो आपको लोकेशन दिख रही है, यहां पर एक देश है पुर्तगाल, उसके बगल में है स्पेन। जो देश इटली से बहुत दूर थे, उनको लगा कि इटली ने जो व्यापारिक एकाधिकार कायम कर रखा है, भारत से जो वस्तुएं आती हैं उनके व्यापार पर जो ये लोग कुंडली मारकर बैठ जाना, जिसे एक प्रकार से कहेंगे, ये कुंडली मारकर बैठे हुए हैं, इनके इस एकाधिकार को क्यों ना तोड़ा जाए। क्यों ना, यदि भारत जाने का मार्ग बंद हो चुका है इधर से, तो नया मार्ग खोजा जाए। क्यों ना ऐसा किया जाए कि भारत के लिए नया व्यापारिक मार्ग खोज करके कुछ ऐसा प्रयास किया जाए कि भारत में जो व्यापार होता है, भारत से जो व्यापार होता है, जहां अरबियों का प्रभुत्व है, उन अरबियों के प्रभुत्व को कम कर दिया जाए। क्यों ना ऐसा किया जाए कि इस्लामिक साम्राज्य बढ़ रहा है, इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग बढ़ते जा रहे हैं। भाई, मैंने अभी अभी कहा कि सिकंदर दुनिया का विजेता कहलाता है। सिकंदर से 2 गुना बड़ा साम्राज्य मुस्लिम शासक चंगेज खान का था। क्यों ना, जैसे मुस्लिमों की संख्या बढ़ती जा रही है, मुस्लिम शासकों को कमजोर करने के लिए, आने वाले समय में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए, क्यों ना ईसाइयों की संख्या बढ़ा दी जाए। अब जो इस साइड के देश है, यूरोप के वेस्ट में, उनका लक्ष्य है भारत के लिए एक नए मार्ग की तलाश। दूसरा लक्ष्य है भारत में जो अरबी व्यापारी हैं, इनका प्रभाव समाप्त करना। तीसरा लक्ष्य है ईसाई धर्म का प्रसार। आज के बाद यूरोप से बहुत सारे यात्री भौगोलिक अन्वेषण के लिए भारत के लिए नए मार्ग की तलाश में निकलेंगे। और ये अकेले नहीं निकलते थे, इनके साथ पादरी भी जाते थे। वो जहां जाएंगे वहां धर्म का प्रचार करेंगे, ईसाई धर्म का। पर एक बात याद रखिएगा, ये कोई आसान कार्य नहीं था कि इधर से आप निकल करके भारत के लिए रास्ता खोजो। आप देख रहे हैं बगल में पूरा समुद्र है। सोचो, ये समुद्री मार्ग पर यदि आप निकल गए तो पता है कि कितने दिन की यात्रा करनी होगी। निकल रहे हैं भारत के लिए, कुछ आइडिया है भारत पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? इनको रास्ता तक नहीं पता है। और कोई गूगल मैप या जीपीएस नहीं था कि सर्च करते और फॉलो करते हुए इंडिया चले जाते। इन बेचारों को बस इतना पता था कि धरती गोल है, यदि गोल गोल चलोगे तो जहां से निकले हो पुनः वहीं पहुंच जाओगे। बट मैं आपको बताऊं, कितने लोग यहां से निकले, गोल गोल घूमते हुए सच में गोल हो गए, पता ही नहीं चला कहां गए। कितने लोग तो मर करके समुद्र में, नाव में ही सूख गए होंगे, शिप में ही। भाई, एक लिमिट में भोजन लेके चलेंगे आप यूरोप से, पानी भी लिमिट में लेके चलेंगे, समुद्र का पानी पी नहीं सकते। समुद्र में आप भटक गए तो बहुत बड़ी समस्या होगी। पर जैसे मनमोहन सिंह जी जब देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय पर दुनिया के कई देश आर्थिक संकट का शिकार हो गए, बट भारत शिकार नहीं हो पाया। कारण यह है, हमारे प्रधानमंत्री ही दुनिया के बहुत बड़े अर्थशास्त्री। ऐसे ही पुर्तगाल का एक राजा था हेनरी, और वह समुद्र में दिशा का कैसे पता चलता है, आप पूर्व जा रहे हो कि पश्चिम, अन्य कुछ इसी प्रकार के रिसर्च करवाया था। उसका नाम ही हो गया था हेनरी द नेविगेटर। हेनरी द नेविगेटर। अब पुर्तगाल का शासक ही भौगोलिक खोजों में दिलचस्पी ले रहा है, इसका फायदा पुर्तगाल को मिलेगा। पुर्तगाल के बगल स्पेन था तो उसकी भी दिलचस्पी थी ऐसे कार्यों में। और इसी समय की बात है, पुर्तगाल से एक व्यक्ति निकला और वो इस साइड से इस तरफ से होता हुआ 1487 एडी की बात है, 1487 ईस्वी की बात है। यह व्यक्ति पुर्तगाल से निकलकर इस रास्ते से होता हुआ साउथ अफ्रीका के साउथ में पहुंचा। जो व्यक्ति आया हुआ है साउथ अफ्रीका के साउथ में, उस व्यक्ति का नाम है बार्थोलोम्यू डियास। यहां देखें आप, 1487 ईस्वी में बार्थोलोम्यू डियास जो है, ये केप ऑफ गुड होप, इस साउथ अफ्रीका का साउथ पॉइंट है, केप ऑफ गुड होप, अथवा इसी को कहते हैं उत्तमासा अंतरीप। तो ये उत्तमासा अंतरीप पर पहुंचा। ये साउथ अफ्रीका में है। अब याद रखिएगा, आप लोग कंप्यूटर हैं, आपको पढ़ने के साथ साथ ये पता होना चाहिए कि यहां से क्वेश्चन कैसे आते हैं, कमीशन कैसे क्वेश्चन करता है, यहां से कैसे क्वेश्चन हमसे कर सकता है। जैसे कि
आज तक यूरोप का कोई भी व्यक्ति, आज तक यूरोप का कोई भी व्यक्ति इस रास्ते पर आया नहीं था, इस रास्ते पर आया नहीं था, क्योंकि भारत और यूरोप के बीच जो व्यापार था वो इस रास्ते से होता था। तो यूरोपियंस को इधर आने की आवश्यकता नहीं पड़ी। यूरोप के लोग इन रास्तों पर कभी गए ही नहीं, इसीलिए आज तक यूरोपियंस को पता नहीं था कि यहाँ कहीं अमेरिका भी है। अभी तक पता नहीं था इन्हें, क्योंकि इन रास्तों से पहली बार यूरोपियंस जा रहे हैं। ऐसे में पहली बार कोई केप ऑफ गुड होप पहुंचा है अथवा उत्तमाशा अंतरिक्ष पर, और जब पहली बार कोई कहीं पहुंचे, पहली बार उस स्थान का पता लगाए, उसी को खोजकर्ता कहते हैं। अब आपसे ऐसे प्रश्न किया जाता है कि आप बताएं केप ऑफ गुड होप को खोजने वाला पुर्तगाली कौन था? आपको कहना पड़ेगा बार्थोलोम्यू डियास। आपसे पूछा जाता है फर्स्ट टाइम केप ऑफ गुड होप कौन पहुंचा था, तो भी आपको कहना पड़ेगा बार्थोलोम्यू डियास। क्वेश्चन को थोड़ा सा और घुमा दो। फर्स्ट टाइम केप ऑफ गुड होप पहुंचने वाले लोग यूरोप में किस कंट्री से थे? अब आपको कहना पड़ेगा पुर्तगाल। वो पुर्तगाली थे। कुछ इसी तरह से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। तो ये बात है 1487 ईस्वी की। मैंने अभी कहा था 1453 ईस्वी में तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर विजय हासिल की और भारत आने के सभी प्रचलित व्यापारिक मार्ग बंद कर दिए। तो आप देख पा रहे होंगे 1453 से 1487, मुश्किल से 30 साल का गैप है। 30 साल बाद ही भारत खोजने के लिए यूरोपियंस प्रयास करते हुए दिख रहे, भारत का रास्ता खोजने के लिए। भारत तो ऑलरेडी पता ही था इन्हें। अब क्या हुआ कि 1487 ईस्वी के 5 वर्ष के बाद, यानी कि 1487 के 5 वर्ष बाद ही पुर्तगाल के बगल स्पेन पड़ता है और स्पेन से एक व्यक्ति निकला यहां से, उसका नाम था कोलंबस। वैसे तो वो इटली का था, बट स्पेन की महारानी हुआ करती थी इसाबेला, तो इसाबेला का समर्थन प्राप्त था, कोलंबस को सपोर्ट था, और कोलंबस भी निकला है भारत के लिए रास्ता खोजने एक बड़े खोजी दल के साथ। वैसे मैं आपको बता दूं, जितने लोग निकल रहे हैं ना, इनका कोई भरोसा नहीं है फिर वापस लौटेंगे अपने देश या नहीं। तो नॉर्मल व्यक्ति तो इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता, जान जोखिम पे डाल करके निकलो आप अपना घर परिवार छोड़कर। बट ये जो लोग निकल रहे हैं, ये लुटेरे हुआ करते थे, ये लुटेरे हैं। लुटेरे तो आप जानते हैं ऑलरेडी रिस्क लेने का कार्य करते थे। तो जो कोलंबस है वो कुछ लोगों को साथ में लेकर के निकला। अच्छा, उसको लगा कि यूरोप से इस साइड चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, तो जहां पहुंचोगे, जहां जमीन दिखेगी वो इंडिया ही होगा। इसको ऐसा आइडिया था। अब ये चलता गया चलता गया चलता गया, और एक समय पर ये और इसके साथी भूख प्यास से तड़पने लग गए, बेहोशी की हालत में लगभग थे ये लोग। कईयों ने तो कोलंबस से कहा कि भाई वापस चलो, नहीं सीधा ऊपर पहुंच जाओगे, इंडिया नहीं पहुंचेंगे हम। बट कोलंबस जिद्दी था, और जिद्दी लोग ही कुछ बड़ा कर पाते हैं। कोलंबस ने कहा नहीं चलेंगे तो अब भारत पहुंच करके ही रहेंगे, नहीं मर जाए तो ठीक है, वापस अपने देश नहीं चलेंगे। एक समय कोलंबस और उसके साथियों ने जमीन देखी, और जैसे जमीन देखी सब खुशी से उछल पड़े, इन्हें लगा हम तो इंडिया पहुंच गए। बट आप जानते हैं वह व्यक्ति इंडिया नहीं अमेरिका पहुंचा था। इन लोगों ने वहां के लोगों को इंडियन ही कहा, और आज तक अमेरिका के लोगों को, जो अमेरिकी मूल के लोग हैं, उन्हें रेड इंडियन ही कहा जाता है। वो रेड इंडियन कहे जाते, मतलब नाम में इंडियन है। और कोलंबस तो इसी गलतफहमी में रह गया, मरते दम तक इसको यही गलतफहमी थी कि हमने इंडिया का रास्ता खोजा है, मैं इंडिया पहुंचा। इसको पता ही नहीं था वो अमेरिका था। अब ये घटना है 1492 ईस्वी की, 1492 एडी की, 1492 ईस्वी। इसी घटना के कुछ समय पश्चात एक पुर्तगाली फिर निकला पुर्तगाल से। अब क्योंकि पहले ही एक पुर्तगाली इन रास्तों से, मतलब इस रास्ते से यहां तक पहुंच चुका था, साउथ अफ्रीका के साउथ तक, तो इस बार जो पुर्तगाली निकला है वो इस रास्ते से होता हुआ, इस तरफ से होता हुआ यहां तक पहुंचा, और फिर यहां तक का रूट तो पता ही है पुर्तगालियों को। अब यह व्यक्ति वहां से आगे निकला और ऐसे होता हुआ पहुंच गया इंडिया।
ये बात है 1498 एडी की, 1498 ईस्वी की। और यह जो व्यक्ति था इसका नाम है वास्को डी गामा, जैसा कि आप लोग जानते हैं। अब यूरोपियंस भारत के लिए एक नया रास्ता खोज चुके थे, बट एक समस्या है। कोलंबस के हिसाब से यह है इंडिया, वास्को डी गामा के हिसाब से यह है इंडिया। मतलब यूरोपियंस को दो इंडिया पता चला है, इनके हिसाब से दो इंडिया है। आप लोग जानते होंगे कई जगह पर जब एक ही नाम से दो क्षेत्र हों तो उसको दिशा के हिसाब से बोलते हैं। जैसे दिल्ली में जहाँ पर मैं हूँ, यहाँ पर कई ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे उत्तम नगर है तो यहाँ ऐसे बोलते हैं उत्तम नगर ईस्ट, उत्तम नगर वेस्ट, तिलक नगर ईस्ट, तिलक नगर वेस्ट, कुछ इस तरह से। अब उत्तर प्रदेश है तो देख लो, बोलेंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। कुछ ऐसे ही जो इस तरफ का इंडिया था उसको यूरोपियंस ने कहा वेस्ट का इंडिया। ये लोग इंडिया को इंडीज कहते थे। तो जो इंडिया इधर है वो था वेस्ट इंडीज। जो इंडिया इधर है यूरोप के ईस्ट में उसे कहते थे ईस्ट इंडीज। मतलब इस तरफ वाला वेस्ट का इंडिया, इस तरफ वाला ईस्ट का इंडिया। और आप जानते हैं पुर्तगाल के लोग जो भारत से व्यापार करना स्टार्ट करने वाले हैं नए रास्ते से, उस देश से कंपनी आएगी भारत में बिजनेस करने, और उस कंपनी का नाम था पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि वो ईस्ट इंडिया में आ रही है। इतना ही नहीं, पुर्तगालियों को देख करके, उनके व्यापार को देख करके, व्यापार से उनके प्रोग्रेस को देख करके जो कंपटीशन स्टार्ट होगा, कल तक यूरोप के इस तरफ के क्षेत्र डेवलप थे, आज इस तरफ व्यापार और कंपटीशन कुछ इस तरह से बढ़ने वाला है कि बहुत जल्द आपको यूरोप का यह बेल्ट, जो आज तक व्यापारिक मार्गों से दूर होने की वजह से पिछड़ा था, गरीब था, जैसे ही नए नए व्यापारिक मार्ग इधर से खोजे गए, खुले हैं, यह हिस्सा यूरोप का बहुत तेजी के साथ डेवलप करेगा। पूरे यूरोप पर इनका प्रभाव आपको दिखेगा। और पूरे यूरोप पर क्या, आज तक पूरी दुनिया में इनका प्रभाव है। नाटो, WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, जितने संगठन होंगे आप आज भी देखेंगे यहीं के लोग टॉप पर बैठे हुए हैं। जर्मनी के, फ्रांस के, ब्रिटेन के। इतनी पावर इनकी बढ़ेगी कि आज तक ये पावरफुल हैं। इतनी इनकम बढ़ेगी इनकी कि आज तक ये रिच हैं। ये जो इनका डेवलपमेंट है यहीं से स्टार्ट होने वाला है। ये ऐसा ही है जैसे बहुत दूर दराज के क्षेत्र में, शहर से बहुत दूर आपके पास कुछ जमीन है, उसकी कीमत कुछ खास नहीं है, बट जमीन के पास से ही 4 लेन एक हाईवे निकल जाए, वहां पर एक मार्केट डेवलप हो जाए, एक स्मार्ट सिटी बन जाए, फिर आप देखिए कितनी तेजी से अमीर होंगे आप, उस जमीन की कीमत कितनी तेजी से बढ़ेगी। तो पुर्तगाल का तो डेवलपमेंट हुआ, अन्य जो देश पुर्तगालियों को देख करके भारत के साथ बिजनेस करने आएंगे, कंपनियां बना बनाकर, हर कंपनी के नाम के आगे लगा था ईस्ट इंडिया कंपनी। मैं अभी क्लियर कर देता हूं, तब पॉइंट पर आता हूं। ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसे कि देखिए 5 कंपनियां भारत में आई थी, 5 कंपनियां, और पांचों कंपनियों के नाम के आगे देखिए क्या लगा हुआ है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो हॉलैंड अथवा नीदरलैंड से आई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। यहां पर इनकी स्थापना मैंने यूरोप में कब स्थापित हुई लिखा हुआ है, 1498, 1602, 1600, 1616, 1664 एडी। और यहां पर देखिए आप भारत में स्थापना मैंने लिखा है 1503 एडी, 1605 एडी, 1608 एडी, 1620 एडी, 1668 ईस्वी। यही 5 कंपनियां आपको पढ़नी है और बहुत डिटेल के साथ। तो कहने का आशय ये है कि इस तरीके से इन लोगों ने यूरोप के ईस्ट में जो इंडिया पड़ता था उसका नाम रख दिया ईस्ट का इंडिया। अच्छा, वास्को डी गामा पहुंचा भारत। वास्को डी गामा भारत पहुंचा नए रास्ते से, पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, उसको भी क्लियर कर दीजिए फिर मैं आगे बढ़ूंगा। वास्को डी गामा जिस रास्ते से भारत आ रहा है उसे वो रास्ता पता नहीं है, क्योंकि वो शिप से आ रहा है, पानी के रास्ते आ रहा है। ऐसे में भारत में वो वहीं घुस सकता है जहां पर भारत की जमीन समुद्र को टच करती हो। अब आप देखें, ये केरला है, इंडिया के वेस्ट की तरफ जिधर से वास्को डी गामा आ रहा है, केरला पानी को टच कर रहा है, केरला के ऊपर कर्नाटका पानी को टच कर रहा है, फिर गोवा पानी को टच कर रहा है,
महाराष्ट्र पानी को टच कर रहा है और गुजरात पानी को टच कर रहा है। गुजरात के ऊपर का राज्य पानी को नहीं टच करेगा। वास्को डी गामा इस रास्ते से भारत आ रहा है। अब वो केरला भी पहुंच सकता है, कर्नाटक भी, गोवा भी, महाराष्ट्र भी, गुजरात भी। भाई भटक के पहुंचेगा, क्लियर रूट तो उसे नहीं पता। और यह भी हो सकता है कि केरल के साउथ से ही निकलकर वो आगे बढ़ जाए, उसको पता ही न चले कि रास्ते में भारत भी पड़ा था। भाई केरल के साउथ में समुद्र है, हिंद महासागर, उसी रास्ते से वो आगे बढ़ सकता है। उसे क्या पता कि रास्ते में भारत पड़ा था कि नहीं पड़ा था। बट ऐसा हुआ नहीं। वास्को डी गामा भारत के उसी राज्य में पहुंचा जिस राज्य के मसाले बहुत मशहूर थे। अब सोचो, यूरोपियंस को भारत के मसाले बहुत अच्छे लगते थे, इनको मसाला बहुत चाहिए था। वास्को डी गामा भारत का रास्ता नहीं जानता नया वाला, बट वो वहीं पहुंचा जहां पे मसाले बहुत अच्छे थे। तो या तो ये इत्तेफाक है या तो उसे पहुंचाया गया था। अब यहां पर क्या सही है क्या नहीं, क्या आपको जानना है क्या नहीं, ये सारी बातें मैं क्लियर कर देता हूं। वास्को डी गामा जब भारत पहुंचा, अब ध्यान से सुनते रहिएगा, यहां से आप लोगों से प्रश्न पूछे जाते हैं तो ध्यान से सुनिएगा। बहुत सी बातें अभी क्लियर करने चल रहा हूं मैं। तो वास्को डी गामा जो है वो 17 मई अथवा 20 मई 1498 ईस्वी को भारत पहुंचा। पहली कंफ्यूजन, 17 मई या 20 मई। तो देखो इतिहास में कंफ्यूजन बहुत है। उसका कारण यह है कि आप लोगों जितने स्मार्ट उस समय के लोग नहीं हुआ करते थे जिस समय का आप इतिहास पढ़ रहे हैं। ना तो उनके पास स्मार्टफोन था, ना कैमरे की व्यवस्था थी, ना तो उस समय टेलीविजन हुआ करते थे। यदि होते तो क्या पता केरला में जी न्यूज आज तक वाले कैमरा लेके खड़े होते और उधर से ही चिल्ला रहे होते कि देखिए सबसे पहले आपको ये खबर आज तक पे ही देखने को मिलेगी। ये देखिए दूर से वास्को डी गामा का शिप आता हुआ, भारत के और नजदीक आता हुआ, ये गेट ओपन करके वास्को डी गामा भारत की धरती पर पहला कदम रखते हुए आइए स्वागत है। एक एक सेकंड की रिपोर्ट आपको मिल जाती। बट उस समय ऐसा नहीं था, तो अलग अलग बुक में डेट अलग अलग मिलती है। माना कौन सा जाएगा, कौन सी डेट मानी जाएगी? तो एनसीईआरटी। बट एनसीईआरटी तो 17 मई ही मानती है, तो 20 मई क्या है? 20 मई विकिपीडिया पर दिया गया है। तो आप क्या करेंगे, प्रश्न कैसे आएगा आपके सामने? तो देखिए हिस्ट्री में क्वेश्चन आप जब भी पढ़ें और आंसर में जो आप जानते हैं वो आंसर डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है तो नियरेस्ट ऑप्शन करिएगा कभी भी। जैसे देखो वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा, अब लिखा हुआ है 17 मई, 18 मई, 19 मई और 20 मई। 20 मई आपसे पूछा जाए कि बताइए वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा, तो सबसे पहले तो आप एनसीईआरटी को मानेंगे, यानी 17 मई आप कर दीजिए, ये सही कर दीजिए। वैसे कोई 20 मई करता है तो क्योंकि दोनों ऑप्शन सही हैं ऐसे प्रश्न पर विवाद हो जाता है। बाद में कमीशन 17 मई 20 मई जो दोनों किए होते हैं उन सबको नंबर देता है और उसके बाद ये लोग चिल्लाएं कि भाई जब दो ऑप्शन सही मान रहे हो तो तीसरा चौथा भी सही मान लो, हमने किया था उसे। तो ऐसे में कमीशन या तो क्वेश्चन को बाहर कर देता है या तो इस क्वेश्चन को जिसने भी किया गलत सही सबको समान अंक मिलते हैं। अब आपसे यदि पूछा जाता है वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा, लिखा हुआ है 12 जून, 13 जून, 15 जून, 18 मई। 18 मई, अब ना तो इसमें 17 मई है ना 20 मई है। अब आपको नियरेस्ट ऑप्शन करना है, 17 मई की जो सबसे नियरेस्ट डेट होगी वही सही होगा, 18 मई। अब ये मत करना कि प्रश्न गलत है तो आप क्वेश्चन ही छोड़ करके चले आओ। कई बच्चे आकर के मुझे ऐसे बताते थे मेरे पढ़ाए हुए, जैसे कोई प्रश्न आया, प्रश्न गलत था तो आते थे मुस्कुरा के बोलते थे सर प्रश्न ही गलत कमीशन ने किया, मैंने देखा और मैंने उसको छोड़ दिया। मैंने कहा बेटा कमीशन ने गलती की तो तुम तो अपना टैलेंट दिखा देते, क्योंकि क्वेश्चन छोड़ना समझदारी नहीं है। क्वेश्चन अगर आपको गलत लगे तो उसको तो पक्का आप करके आओ, या तो क्वेश्चन बाहर होगा या नंबर मिलेगा। तो ऐसे में क्या है, आपको मानना पड़ेगा कि 18 मई। ये सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, संकेत भी दे रहा हूं कि समझिए इस बात को। जो वास्को डी गामा है ये भारत में जहां पहुंचा, ये कप कडाबू नाम का बंदरगाह है।
और कप कडाबू नाम के बंदरगाह पर, जो कि उस समय कालीकट नाम के एक छोटे से राज्य में पड़ता था, और स्वयं कालीकट आज के केरल स्टेट में पड़ेगा, इसकी लोकेशन यहां पर पहुंचा। क्योंकि ये शिप से आया है, तो जितना वास्को डिगामा का नाम महत्वपूर्ण है आपके लिए, उतना ही महत्वपूर्ण है कि आप ये जानें कि किस शिप से भारत ये आया था। तो साओ गैब्रियल नामक समुद्री जहाज से भारत पहुंचा था ये। लेकिन अभी भी कंफ्यूजन वहीं की वहीं है। मसालों के लिए मशहूर राज्य में डायरेक्ट कैसे पहुंचा ये? तो मैं आपको बताऊं, अभी अभी मैं आपको बता रहा था क्लास के स्टार्ट में ही कि जो हड़प्पा की सभ्यता थी, उस सभ्यता के लोग यूरोप से बिजनेस करते थे, और गुजरात में बंदरगाह था लोथल में, वहां से निकल करके यूरोप जाते थे लोग। तो हड़प्पा सभ्यता के समय पर, उसके बाद भी गुजरात के लोग बड़े अच्छे व्यापारी थे। ये लोग समुद्री रास्तों से जा जा करके दुनिया में व्यापार करते थे। इस समय पर भी एक गुजराती व्यापारी था, और उस गुजराती व्यापारी का नाम था अब्दुल मानिक। और यही अब्दुल मानिक है जिसने वास्को डिगामा की हेल्प की, क्योंकि यह व्यक्ति वास्को डिगामा को रास्ते में मिला था। तो इसने वास्को डिगामा की हेल्प की और वास्को डिगामा को लेकर के कालीकट पहुंचा। कालीकट के शासक हुआ करते थे उस समय, एक हिंदू शासक थे जमोरिन। जमोरिन ने वास्को डिगामा का स्वागत किया। अब रास्ता तो वास्को डिगामा को मिल गया, भारत आने के लिए नया मार्ग यूरोपियंस को पता चल गया। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, वास्को डिगामा भारत से मसाला लेके गया था, उसमें से भी सबसे ज्यादा काली मिर्च, जिसे यूरोप के लोग बहुत पसंद करते थे। बहुत प्राचीन काल से उसको यवन प्रिय कहा जाता था। यवन मतलब यूनानी से है, और यवन प्रिय मतलब काली मिर्च उनको प्रिय थी, तो काली मिर्च का नाम ही था यवन प्रिय। ऐसे में क्या होता था कि यहाँ से जो ले गया काली मिर्च और मसाला, वास्को डिगामा को यूरोप में 60 गुना प्रॉफिट मिला। अब आप समझ सकते हैं प्रॉफिट बहुत ज्यादा है। तो आज के बाद बड़ी तेजी से पुर्तगाली इसी रास्ते से भारत में व्यापार करने आएंगे, क्योंकि उनको प्रॉफिट चाहिए। ऐसे में यहाँ पर जो केरला के आसपास के क्षेत्र में अरबी व्यापारी, मैंने कहा ना यहाँ पर प्रभाव था उनका व्यापार में, अरबी व्यापारी विरोध कर रहे थे पुर्तगालियों का। बट कालीकट के हिंदू राजा ने सपोर्ट कर दिया पुर्तगालियों को, तो कोई विशेष समस्या नहीं है। बट आने वाले समय में जो पुर्तगाली आ रहे हैं, उनको अरबियों का और विरोध झेलना पड़ेगा। जो अरबी और जो मुस्लिम व्यापारी ये वाला रास्ता बंद किए हुए हैं, वो ये नया रास्ता भी बंद कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ अरबी पास में है और अरब सागर पर उनका प्रभाव है, और अरब सागर से ही होकर आ रहे हैं यूरोपियन। तो अरबी वो रास्ता भी बंद कर सकते हैं। आने वाले समय में अरबी विरोध करना शुरू करेंगे, और पुर्तगालियों से अरबियों की टक्कर हो जाएगी रास्ते में ही। आप जानते हैं जीतेंगे पुर्तगाली ही। आने वाले समय में इस रास्ते से व्यापार करते हुए, अपनी इनकम बढ़ाते हुए, यूरोप के लोग इतने शक्तिशाली हो जाएंगे कि जो मुस्लिम शासक भारत पर कंट्रोल किए हुए बैठे थे, उनको पीछे करते हुए संपूर्ण भारत पर यूरोपियंस का प्रभाव आपको दिखेगा। और ये जो भारत मुस्लिम शासकों के हाथ से निकलेगा, मुस्लिम व्यापारियों के हाथ से निकलेगा, जो आर्थिक नुकसान हुआ है मुस्लिम व्यापारियों को, उसके लिए एक ही इंसान को कोसेंगे ये। यदि उसने ऐसा नहीं किया होता तो आज हमें ये समस्या नहीं होती, और वो मुस्लिम व्यापारी गुजरात वाला अब्दुल मानिक, उसी को कोसेंगे ये लोग। अब जो रास्ता खोजा गया है, उस पर क्या संघर्ष आने वाला है, क्या संघर्ष होने वाला है वहां पर, कैसे पुर्तगाली इस रूट पर ट्रेड करना कंटिन्यू करके रखेंगे, कैसे मुस्लिम व्यापारी रास्ते में इनका रास्ता रोकेंगे, पुर्तगाली इतनी दूर से आकर कैसे यहाँ पर, जहाँ पर मुस्लिम देश पास में पड़ते थे, वहां पर अपना प्रभाव स्थापित करेंगे, मुस्लिम शासकों को हराएंगे, ये सब कैसे होगा, मैं आप लोगों को ये बातें बहुत डिटेल से समझाऊंगा, बहुत ही डिटेल से समझाऊंगा। तो ऐसे में क्या है कि इसके आगे का जो घटनाक्रम है, तो कहने का आशय ये है कि ऐसे में क्या होगा, ये मैं आप लोगों को बहुत डिटेल से बताऊंगा। वास्को डिगामा इस रास्ते से भारत आया। आप जानते हैं ये रास्ता खोजने का बहुत लाभ मिला यूरोपियंस को, और जो
यूरोपियंस इस नए रास्ते से आए हैं, पुर्तगाली केरल पहुंचे हैं। कल को आप देखना केरल के व्यापार से ही सिर्फ प्रॉफिट नहीं होगा इनको। 3 उद्देश्य थे इनके भारत में आने के। एक तो नया रास्ता खोज करके भारत पहुंचो, व्यापार में लाभ हो। दूसरा था अरबियों का प्रभाव समाप्त करो, जो भारत के व्यापार पर इनका प्रभाव है। तीसरा था धर्म का प्रसार करो। अब ये लोग सब करेंगे, अरबियों का प्रभाव तो समाप्त करेंगे, साथ ही साथ भारत के लोगों को क्रिश्चियन बनाना शुरू करेंगे। और आप जानते हैं केरल में आज भी बहुत सारे लोग क्रिश्चियन रिलीजन के हैं, वो ईसाई हैं। इनका अपना लक्ष्य पूरा होता रहेगा। इसका मतलब कि नए रास्ते को खोजने का लाभ इनको प्राप्त हुआ। इसका मतलब अमेरिका जिसे हाल में ही खोजा गया था उसको भी खोजने का लाभ इनको प्राप्त हुआ। लास्ट के लेक्चर में मैंने कहा था अमेरिका का क्या लाभ था। अमेरिका से कीमती सोना चांदी यूरोपियंस को मिलेगा, अमेरिकन को क्रिश्चियन बनाएंगे। ये आने वाले समय में अमेरिका यूरोपियंस का गुलाम होगा। मतलब नए देश खोजने से आर्थिक लाभ होता है, शक्ति बढ़ती है, साथ ही साथ धर्म का प्रसार भी होता है। आप सोचिए नए देश खोजने के लिए यूरोपियंस प्रेरित होंगे कि नहीं, और व्यापार के लिए यूरोपियंस प्रेरित होंगे कि नहीं। और आपको मैं बता रहा हूं ये प्रेरणा किस स्तर तक जाने वाली है। थोड़े समय बाद ही, वास्को डिगामा के जाने के थोड़े समय बाद ही एक दूसरा पुर्तगाली भारत आया था, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। और वही पेड्रो अल्वारेज कैब्राल है जिसने साउथ अमेरिका में ब्राजील नाम के देश की खोज की थी। इतना ही नहीं, 1480 ईस्वी में जन्म लेने वाला, 1521 ईस्वी में मरने वाला पुर्तगाली यात्री मैगलन, इसने तो इसी समय की बात है, इसने तो समुद्री रास्ते से दुनिया घूम डाली। आपसे पूछा जाता है कि पूरी दुनिया में घूमने वाला समुद्री रास्ते से पहला व्यक्ति, ही वाज मैगलन, पोर्तुगीज ट्रेवलर। नए नए देश की खोज शुरू हो गई और इसका लाभ यूरोपियंस को प्राप्त होगा, इसका लाभ यूरोपियंस को प्राप्त होगा। आप यहां पर देखें 1500 ईस्वी में ही वास्को डिगामा के जाने के 2 साल बाद पेड्रो अल्वारेज कैब्राल भारत आया था। 13 समुद्री जहाजों का नेता था ये, 13 शिप के साथ मसाला लेके जाएगा। और यही कैब्राल है जिसने ब्राजील की खोज की। मैगलन इसी समय का यात्री है जिसने समुद्री रास्ते से पूरी दुनिया ये घूम डाली। ये इसी समय की घटना है, ये इसी समय की घटना है। इसने समुद्री रास्ते से पूरी दुनिया घूम डाली, तो बहुत लाभ प्राप्त हो रहा है पुर्तगालियों को। 90 डेज आने में लगता था पुर्तगालियों को भारत। जैसे वास्को डिगामा 90 डेज में भारत पहुंचा था और वापस जाने में भी 90 डेज लगे थे उसे। वास्को डिगामा ने भारत आने में और जाने में 180 दिन का ट्रेवल किया था। भारत में आया और भारत से गया, जो बीच का सफर है इसका वो 180 दिन का था। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत लंबा सफर है, लेकिन प्रॉफिट इतना था कि लोग भाग भाग करके भारत आ रहे थे। और 1500 ईस्वी के 2 साल बाद ही फिर से एक बार वास्को डिगामा भारत आया मसाला लेने। 1503 में अल्बुकर्क भारत आया मसाला लेने। और 1503 की ही बात है, पुर्तगालियों को लगा कि जब इतना आना जाना है हमारा भारत, बार बार हम भारत में आते हैं, भारत से जाते हैं, तो क्यों ना एक काम करें, भारत में अपना एक सेंटर स्थापित कर दें, फैक्ट्री, ट्रेड का सेंटर। और इन्होंने जिस राज्य से इनको मसाला बहुत मिलता था, उसी राज्य में इन्होंने एक फैक्ट्री बनाने का सोचा, प्लान बनाया। और केरला में ही, केरल के कोचीन राज्य में पुर्तगालियों ने एक फैक्ट्री स्थापित की थी। और यही पुर्तगालियों की भारत में पहली फैक्ट्री थी, कोचीन केरला में। पहला देश जो भारत से सामुद्रिक रास्ते से व्यापार कायम करेगा वो पुर्तगाल है। पहला यात्री जो पुर्तगाली था और भारत पहुंचा था वो वास्को डिगामा है। पहली पुर्तगाली फैक्ट्री भारत में जहां ओपन हुई उस जगह का नाम कोचीन है। और जैसा कि मैंने कहा, इसी के बाद अरबियों से और पुर्तगालियों से युद्ध छिड़ जाएगा। इसी के बाद पुर्तगालियों के लिए समस्याएं बढ़ने वाली हैं। वो अपनी समस्या का निराकरण कैसे करेंगे मैं आप सभी को बहुत डिटेल से समझाऊंगा। आज के लेक्चर में यहीं तक। कोई समस्या होगी
तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर आप सभी को दिया हुआ है, नीचे स्क्रीन पर चल भी रहा होगा। इस बैच की फ़ीस मैं आपको बता चुका हूँ, 999 रुपये है। बहुत डिटेल से इसमें आपका सिलेबस मैं कवर कराऊंगा। आप लोग इस बैच को परचेज कर सकते हैं, बहुत डिटेल से हिस्ट्री का सिलेबस हम आप कंप्लीट कर सकते हैं। और एक बार इस प्लेटफॉर्म पर आप डिटेल से हिस्ट्री पढ़ लो, किसी एग्जाम में आपको कोई समस्या हिस्ट्री में तो नहीं आने वाली। थोड़ा सा सोचिएगा, क्लास के बाद भी मैंने क्या समझाया, चिंतन मनन करिएगा और फिर इतनी जानकारी ले करके नेक्स्ट क्लास में आप उपस्थित रहिएगा, तभी आप नेक्स्ट लेक्चर मेरा समझ पाए, क्योंकि अभी तो कहानी खत्म नहीं हुई, शुरू हुई है। और ऐसे में आप लोगों को जो कुछ मैंने समझाया वो सब समझिए, तभी समझ पाएंगे अब आगे क्या होगा। तो मैं आप लोगों को समझाऊंगा। आज के लेक्चर में यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।